तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से मॉडल पेपर को। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? अरस्तु के अनुसार मित्रता का प्रकार नहीं है। बताना है अरस्तु के अनुसार कौन सा मित्रता का प्रकार नहीं है। देखिए, अरस्तु ने मित्रता के 3 प्रकार बताए हुए हैं। पहला है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा प्रकार है आनंद की मित्रता, तीसरा है अच्छी मित्रता। ये अरस्तु ने 3 प्रकार मित्रता के बताए हुए हैं, लेकिन व्यवहार की मित्रता यह प्रकार नहीं बताया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कौन सा आयोजन मनाया जाता है? बताइए आप लोग। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर कौन सा मनाया जाता है? तो आप बताएंगे वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो वन महोत्सव है यह कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन क्यों होता है? आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग पशुओं पर अलग अलग डिजाइन होती है। जैसे किसी पर इस तरह की लाइनें रहेंगी, किसी पर इस तरह के धब्बे रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जलवायु की वजह से। मतलब वह जीव जिस जलवायु में रहते हैं उसी उसी के अनुसार या उसी के अनुकूलन उनमें है देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। बताना है इनमें से कौन से रोग प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, आपको पता है जो मरासमस रोग है ये होता है प्रोटीन की कमी से। तो भैया ये तो क्या है, हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है और फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनीमाता है और फ्लोरोसिस ये रोग हैं दोनों ये कैसे प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है वह भ्रमण के माध्यम से देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? भ्रमण के माध्यम से मतलब होता है व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव, है ना। मतलब जब आप भ्रमण बच्चों को करवाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, तो ऐसे में क्या है, उन्हें प्रत्यक्ष व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इसलिए मैं आपको हर प्रश्न को समझाता भी जाता हूँ आसान कम शब्दों में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? आपको पता है भारत में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला कल्पना चावला थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिनकी 1 फरवरी 2003 को दुखद मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ध्यान में रखना, जो बताया है मैंने, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप बताएंगे कल्पना चावला। और पुरुषों में बात की जाएगी तो बताएंगे आप राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए। बताएं आप लोग कौन सा रिजर्व कहाँ है, इसमें से गलत है, बताएं आप लोग गलत क्या है।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। बिल्कुल भाई, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, सही है ये तो। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम, ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये है अपना मेघालय में। कहाँ है, ये है मेघालय में। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत युग्म है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संघटक के स्तर में वृद्धि होती है? आपको पता है जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले हमें क्या है, ऑक्सीजन देते हैं। अब क्या है, वन उन्मूलन की यहां पर बात हो रही है, मतलब क्या है, वनों का उन्मूलन मतलब क्या है, वनों का कम हो जाना। तो भैया जब वन कम हो जाएंगे तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा, तो हम कह सकते हैं यदि वन कम हो जाएंगे तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आपको बता दें, यदि आपको वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप प्ले स्टोर से पारस फ्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पर अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है जिसमें आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मात्र 120 रुपये में दिए जा रहे हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए यदि आपको लेना है तो जल्दी से ले लें। चलिए एक क्वेश्चन आ गया है पेडागोजी का। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? बताएं आप लोग क्या कर सकता है। कक्षा में ईंधनों के कुछ नमूने दिखाए, लघु फिल्म के द्वारा बच्चों के लिए संभव प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा करें जिनका उपयोग खाना पकाने में के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारा विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक क्या करेगा, एक बच्चों को लघु फिल्म दिखाएगा, ठीक है, और ईंधन के बारे में क्या है, चर्चा करेगा जिनका यूज क्या है, घर में खाना पकाने में होता है। क्योंकि बच्चे उनसे क्या है, परिचित हैं, इसलिए बच्चे क्या है, आसानी से ईंधन के बारे में जागरूक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? देखिए प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ी। देखिए जैसे मान लीजिए कोई जीव है या कोई जंतु है, वो अनेक तरह से क्या है, खाद्य श्रृंखला में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, एक दूसरे से जो खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं इनको कहा जाता है भैया खाद्य जाल। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह, तो आप बताएंगे एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। चीनी और प्रोटीन किससे बनता है? जो चीनी है बताइए किससे बनती है और प्रोटीन किससे बनता है? तो आपको पता है जो चीनी है ये बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से, और जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल के क्या है, बहुलक होते हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। तो हम कह सकते हैं चीनी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है और जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में 5 जून को मनाया गया था। और थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा।
यदि आपसे पूछा जाए वर्ष 2020 में क्या थी, तो आप बताएंगे बायोडायवर्सिटी थी। सॉरी, हाँ ठीक है, 2020 में क्या थी, बायोडायवर्सिटी थी। और 19 में क्या थी, तो आप बताएंगे बीट एयर पॉल्यूशन। तो 19, 20, 21 इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अनुकूलित गतिविधि है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण अनुकूलित गतिविधि है? ऑटोमोबाइल का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉली बैग का उपयोग करना गलत बात है। ठीक है, कपड़ों को रंगने के लिए डाई का उपयोग करना, इससे भी क्या है, प्रदूषण होगा। ठीक है, सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए पवन चक्की बनाना। तो आपको पता है जब आप बिजली पैदा करने के लिए पवन चक्की का यूज करेंगे तो इससे क्या है, कोई भी हानि हमारे पर्यावरण को नहीं होगी। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अनुकूलित गतिविधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पत्थर फेंकने वाला मेला कौन सा है? कौन सा ऐसा मेला है जिसमें पत्थर फेंका जाता है? तो ये है देवीधुरा का मेला। कौन सा है? देवीधुरा का मेला है, जो कहाँ लगता है? ये लगता है हमारे उत्तराखंड में। कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे राजस्थान के अजमेर में लगता है। कुंभ मेला भारत में 4 जगह पर लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, इन 4 जगह पर लगता है कुंभ मेला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बताना है जो ओजोन गैस है या ओजोन परत है। ठीक है, यहां पर क्या है, बताना है ओजोन के संबंध में कौन सा सही है। तो यहां पर विकल्प सी में देख सकते हैं, आपको पता है ओजोन परावैंगनी किरणों को क्या है, अवशोषित करती है और क्या है, ऑक्सीजन निर्मित करती है। तो यहां पर विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ओजोन परत भैया क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? मतलब क्या है, ऐसा रोग जो कि जल की वजह से नहीं फैलता है। क्योंकि आपको पता है जब जल प्रदूषित होता है और जब हम उनको पीते हैं तो उससे अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, अतिसार हो गया। ये सभी क्या हैं, जल जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। लेकिन यहां पर विकल्प डी में क्या लिखा है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब क्या है, टीबी। तो आपको पता है जो टीबी रोग होता है ये जल से नहीं होता है। ओके, तो यहां पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह है जल जनित रोग नहीं है। पूछा जाए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 24 मार्च को। इसको हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग हमें बताना कि जो टीबी रोग है ये किससे फैलता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ग्रीन गुड डीड होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा हमारे पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक नागरिक अभियान चलाया गया था, जिसको नाम दिया गया था ग्रीन गुड डीड। इसमें क्या था, इससे जुड़कर लोगों को एक फायदा था कि ऊर्जा संरक्षण कर सकें, जल संरक्षण कर सकें। ठीक है, और सार्वजनिक वाहनों का यूज करें, पौधारोपण करें। ठीक है, इस तरह के इसमें अनेक तरह के प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, तो यहां पर विकल्प बी में कहा गया है कचरे को जला दें, ये बात नहीं कही गई थी, क्योंकि यदि आप कचरे को जलाएंगे तो इससे क्या है, प्रदूषण उत्पन्न होगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत नहीं था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी संधि ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहा
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई थी? बताइएगा क्या था इसमें से? जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए। तो भैया उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। यही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे जलवायु परिवर्तन से है। पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया, तब आपका आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब क्या है, आंसर वही है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईवीएस में ज्ञान का आयात करने के लिए, देखिए ज्ञान का आयात, आयात तो जानते हैं ना, आयात निर्यात है ना। ज्ञान का आयात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? यदि आप चाहते हैं ज्ञान का आयात हो, मतलब क्या है, ज्ञान आपके अंदर आए, तो सबसे अच्छा है ईवीएस में क्या है, देखिए गतिविधि आधारित अभ्यास हो, बिल्कुल सही है। बच्चों का समस्या समाधान, ये भी सही है। पूछताछ पर आधारित कक्षा, ये भी सही है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। जो 1992 में ब्राजील में सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, उसी में क्या एजेंडा 21 संबंधित है। तो बताना है जो एजेंडा 21 है इसका संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है सतत विकास से या फिर संधारणीय विकास से। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में यदि आपको दिखा मिले सतत विकास तो भी आप इसको टिक कर देना, बात एक ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो छोटा करते हैं इसको, बिल्कुल हाँ अब ठीक है। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 21 में, जैव निम्नकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या है, जैव निम्नकरणीय। ठीक है, जैव निम्नकरणीय और पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट को बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए और बी को पहचानिए, मतलब बताइए ए का रंग क्या होगा, बी का रंग क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप बड़ी बड़ी सिटियों पर घूमने जाते हैं तो वहां पर क्या है, आपको कूड़ेदान दिखाई देते हैं जो कि दो प्रकार से होते हैं। एक में क्या होता है, जैविक कचरा होता है, जैसे फल सब्जियों के छिलके हो गए। ठीक है, और एक में होता है मतलब ऐसा कचरा जो कि अपशिष्ट नहीं हो सकता, मतलब वो अपघटित नहीं हो सकता, जैसे पानी की बोतल हो गई ये प्लास्टिक वाली। ठीक है, तो देखिए ऐसा कचरा जो कि जो निम्नकरणीय है, मतलब क्या अपघटित हो जाएगा, उसको क्या होगा, उसका रंग होगा हरा। ठीक है, और जो पुनः चक्रित करने योग्य होगा उसका रंग होगा नीला। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है यहां पर पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण सीखने के संकेतक क्या हैं? बताइए आप लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर। अवलोकन और रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति, स्पष्टीकरण और वर्गीकरण, ये भी सही है। पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये भी सही है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऊपर के सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? क्या होता है, जब अवरक्त विकिरण आती हैं तो क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना वो क्या है, उनको सोख लेती हैं, अर्थात उनको क्या है, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा वायुमंडल क्या है, गर्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये किससे उत्पन्न होता है, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। ठीक है, ओके, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? बताएं आप लोग। देखिए, यदि अपर्याप्त वर्षा होगी तो क्या है, जल स्तर कम हो जाएगा, सही बात है। नलकूपों की क्या है, संख्या बढ़ती जा रही है, इससे भी क्या है, जल स्तर क्या है, नीचा होता जा रहा है। वृक्षों की भी क्या है, कटाई हो रही है, अर्थात उनका क्या है, उन्मूलन हो रहा है, इससे भी क्या है, जल स्तर कमेगा। लेकिन बढ़ती बर्फबारी, यदि अधिक बर्फ है गिर रही है तो इससे क्या है, जल स्तर कम होने वाला नहीं है। यही अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मैंने बता दिया है, जिनको नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना है, पारस फ्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मात्र 120 रुपये में सब कुछ मिल रहा है। अभी ऑफर है सीमित समय के लिए, तो जल्दी से आप ले सकते हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। तो देखिए, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार वृक्षों की सूची से क्या है, बांस को निकाल दिया है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा, आएंगे बांस है। ठीक है, और पूछा जाए घास का सबसे मोटा प्रकार क्या है, तो आप बताएंगे बांस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बांस है इसको क्या है, वृक्ष की सूची से निकाल दिया है, बल्कि से घास के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है घास का सबसे मोटा प्रकार और सबसे ऊंचा, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है घास का सबसे मोटा और सबसे ऊंचा प्रकार कौन सा है, तो आप बताएंगे बांस। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यदि आप बच्चों को बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाते हैं कि जो बीज है ना, बीज में कैसे अंकुरण होता है, कैसे वह पौधा बनता है, तो क्या सबसे प्रभावी होगा? फोटो दिखाने से क्या है, नहीं। जब तक बच्चों को करके नहीं दिखाएंगे तब तक क्या है, वह प्रभावी नहीं होगा। न चित्रों से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्रण गतिविधि में बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहना। क्या है, आप बच्चों को क्या करेंगे, बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। बच्चा देख लेगा तो क्या है, वह आसानी से उसको समझ जाएगा उस अवधारणा को। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संघटक को चुनिए। जैविक मतलब क्या है, जिनमें जीवन होता है। तो देखिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, मृदा है, ये कैसे हैं, अजैविक हैं। लेकिन जो प्लवक है ये कैसा कारक है, ये है भैया हमारा जैविक कारक। जैसे कवक हो गया है ना, मतलब जिनमें जीवन होता है वो क्या है, सभी जैविक कारक होते हैं। ओके, और जिनमें नहीं होता वह अजैविक कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? यूरिया को लेपित करने हेतु जो तेल प्रयुक्त हो रहा है वह है नीम के पौधे का है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 29। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो देखिए यदि आप बच्चों को कार्य देते हैं तो इससे क्या है, बच्चे उसको क्या है, जो आप उसमें सूचना देते हैं उसको क्या है, वह है खोजते हैं, अपने विचारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या है, इससे अधिगम को विस्तार भी मिलता है। यहां पर राइट आंसर हमारा साथियों विकल्प डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। खाली स्थान को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। यदि आपको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है तो बताइए इसकी कुंजी किसे माना जाता है? तो देखिए विज्ञान में क्या है, मुख्यतः प्रयोग होते हैं। तो यदि आपको विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो इसमें क्या है,
कुंजी क्या होगी, प्रयोग होगी। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, इस मॉडल पेपर को हमने आज लगा लिया है। आपने कितना स्कोर किया 30 में से, वो आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।